प्रीवियस क्लास में हम क्लास 12 के बारे में पढ़ चुके थे। क्लास 12 में ओड टू ऑटम जो कविता था उसका हमने फुली डिटेल में एनालिसिस कर लिए थे। आज हम लोग क्लास 12 में ही बीएसवी बोर्ड में पूछे जाने वाले एक और कविता का एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है एन एपिताफ। आप पढ़े भी होंगे एन एपिताफ, ठीक है। तो ये जो एन एपिताफ कविता है उसका लेखक है वाल्टर डेलामेर। कौन है लेखक? वाल्टर डेलामेर। ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा इस कविता को पढ़ने से पहले कवि के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं वाल्टर डेलामेर जी का जन्म 1873 में, मृत्यु 1956 में हो गया है, ठीक है। ये ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में। ही वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटन। इनका जो जन्म हुआ उस गांव का नाम था कार्लटन, ठीक है। तो कार्लटन नाम का जगह उनका जन्म हुआ जो केंट में पड़ता है। और केंट कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। केंट एक फेमस जगह है और इंग्लैंड में जो गांव है उसका नाम है ये कार्लटन। वहां पर इनका जन्म हुआ। He lost his father। ध्यान देंगे, ये 4 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता को खो दिए। इनके पिताजी का देहांत हो गया। So he lost his father at the age of 4। मात्र 4 वर्ष के ही थे तभी इनके पिताजी चल बसे। और आपको पता है किसी भी परिवार की स्थिति खराब हो सकती है जब उनके अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचे। और हम सबको पता है खास करके एक परिवार को चलाने में जो अहम योगदान होते हैं वो पिता का भी होते हैं, क्योंकि वो सारा दिन बाहर काम करके आते हैं फिर उसमें घर को चलाते हैं। तो जब इनका ये स्थिति हो गया इसके वजह से इन्हें क्या करना पड़ा? हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन। और यही वजह रहा कि बाद में उन्होंने इंग्लैंड से कहां मूव ऑन कर गए? लंदन के लिए। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स। इनको जो ज्यादातर याद किए जाते हैं और जो ये जाने जाते हैं जिस चीज के लिए वो है सेंसिटिव कंसर्न, जिसको बोलते हैं संवेदनशील चिंता। जन्म जो टॉपिक होती है उसके लिए। With the world of children, with the world of children, दुनिया के जो बच्चे हैं उनके साथ, and the world of supernatural, बड़े ही अलौकिक रूप से ये इस चीजों को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। इनको ही पीपल ऑफ द पोएट भी कहा गया है, ठीक है ना। तो आप समझ लेंगे खास करके ये बच्चों में खूब ज्यादा क्या थे? पॉपुलर थे। इनका 2 इमोर्टल वर्क है अविस्मरणीय जो कभी नहीं फॉरगेट की जा सकती है। उनमें से एक है पहला जिसको हम बोलते हैं सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। एक है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। 12th के एग्जाम में ये कई बार पूछ देता है कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है। तो आप तो पढ़ के गए हैं एन एपिताफ के लेखक वाल्टर डेलामेर, तो आपको ये याद रहता है और ये आप भूल जाते हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई ये 2 ऐसे रचना है जो रचना किनका है? वाल्टर डेलामेर जी का, ठीक है ना। वाल्टर डेलामेर जी का। आगे वाली डीपेस्ट वर्ल्ड ऑफ द ड्रीम्स, जिसमें वर्ल्ड की ड्रीम्स को उन्होंने बखान किए हैं। इधर दिस सॉन्ग्स, और आपको पता होगा ये जो कविता है एन एपिताफ इसका टाइप है इलेजी। क्या है? इलेजी। अब इलेजी क्या होता है हम अभी चर्चा करेंगे क्योंकि ये बोर्ड में नहीं आएगा, थोड़ा इस तरफ है। तो इलेजी को देखते हैं, थोड़ा समझते हैं इलेजी क्या होता है। कह इलेजी वह कविता होता है जो किसी भी व्यक्ति के मरणोपरांत लिखी जाती है, ठीक है ना। खास करके हम ये कह सकते हैं ग्रेव और ले, जब वो ग्रेव कब्र होता है और कब्र में कोई व्यक्ति समाहित हो जाती है फिर उनके विचारों को या उनके बारे में जब भी कुछ लिखा जाता है तो उसे इलेजी कहते हैं। तो ये एक इलेजी कविता है। तो इलेजी जब गीत हो गया, गीत का एक प्रकार हो गया, सॉन्ग हो गया, टाइप हो गया, सॉन्ग टाइप ऑफ सॉन्ग। तो यहाँ कह रहे हैं इवन इन दिस सॉन्ग, इस गीत में एन एपिताफ जो है इलेजी प्रकार की जो कविता है, इस गीत में देयर इज अ नोट ऑफ मेलंचोली, जिसमें एक स्वर है, एक नोट है, ठीक है ना। एक स्वर है जो स्वर कैसा है? उदासी का, अवसाद का, सुस्ती का, मेलंचोली। समझ आ गया? द पोएट मेक्स अस अवेयर, कवि हमें क्या करना चाहते हैं? इन सब चीजों से अवगत करवाना चाहते हैं। ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन, ऑफ द अमानवीयता कंडीशन। आज जो मानव की व्यवहार है या उनकी जो अमानवीयता की जो कंडीशन है उसको वो उजागर करना चाहते हैं मॉडर्न लाइफ में। आया बात समझ में? इसमें क्या बताई गई है, क्या थीम है वो हम आगे बताएंगे। कभी इसमें हम सबको अवेयर करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इस आधुनिक जीवन का जो इनह्यूमन कंडीशन है इसको उन्होंने इसमें एक्सप्लोर किए हैं। He was honored with the order of merit। देखिए ये एक बहुत बड़ी पद्धति, एक प्रकार की सम्मान है जो सम्मान इनको मिला किनसे? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ठीक है। जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड थी तो उनके माध्यम से मिली, ठीक है। तो
इन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया 1953 में। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऑर्डर ऑफ मेरिट कितना ईस्वी में मिला। 1953 का नहीं, कहीं ये पूछ दे कि ऑर्डर ऑफ मेरिट से किनको सम्मानित किया गया, तो आप बोल दीजिएगा कौन, वाल्टर डेलामेर को। किन्होंने किया तो आप बोल दीजिएगा क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। समझ में आ रहा है? थोड़ा इधर आ जाएंगे, देखिए। अब हम यहाँ बता देते हैं आपको इलेजी क्या है। What is elegy? The poem which is composed on the death of any person। वह कविता जो किसी व्यक्ति के मरणोपरांत लिखी जाती है उसे हम लोग बोल देते हैं इलेजी। हालांकि लैंग्वेज एंड लिटरेचर के जो क्लासेस चल रही है उसमें हम इन सबको खूब बढ़िया से डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि 12th के व्यू से ये इतना ही काफी है। लेकिन अगर आप ऑनर्स सब में जाते हैं तो इस समय पूछ लेती है पार्ट 1 सब में, तो कविता के प्रकार भी, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, ये सब पूछ लेती है। It deals lamentation of mournful theme of the speaker or the poet himself। ये जो कविता है इलेजी, इसमें जो डील करते हैं कवि, तो एकदम मॉर्नफुल, उदासी भरी थीम को एक्सप्लोर करते हैं स्पीकर और द पोएट हिमसेल्फ। कवि खुद के, या फिर ये कह सकते हैं कि जो स्पीकर होते हैं, नरेटर होते हैं, वो खुद की अपनी जो इलेजी या जो शो गीत की जो उनकी रचना होती है उनको वो क्या करते हैं, बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिससे सुन के आप सेंसिटिव हो सकते हैं। कह रहे हैं ये थोड़ा सा हमारा इससे लिंक से हट के है, क्योंकि इलेजी के बारे में इतना कुछ बताया। इलेजी में हम और भी बताएंगे, पास्टोरल करके इलेजी भी होता है जो आगे बढ़ाएंगे आपको। 3 मेजर इलेजीज, अंग्रेजी साहित्य में 3 को सबसे महत्वपूर्ण इलेजी लिखा गया जो हमेशा के लिए कंसिडर्ड की जाएगी, याद रखी जाएगी। जिसमें से पहला है लैसिडस, याद रखेंगे लैसिडस, जिनका लेखक जॉन मिल्टन जी। अगला है इन मेमोरियम, इन मेमोरियम का जो लेखक है वो टेनिसन है। और एक है एडोनेल्स, इनका लेखक पीबी शैली है, ठीक है ना। एडोनेल्स का लेखक पीबी शैली है। तो ये 3 वो इलेजीज है जो पूछ ली जाती है। पूछ लेंगे तो पूछ ली, तो कोई बात ही नहीं है, आपके नॉलेज के लिए भी आगे हो जाएगा। आगे हम कविता को चर्चा करते हैं। चलिए कविता को एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है एनएपी का ये एक मॉर्नफुल सॉन्ग है जो संग किया गया है वाल्टर डेलामेर के द्वारा। इसकी थोड़ी सी थीम पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में मजा आएगा। कवि ने पहले ही बोल दिया है कि इलेजी वो कविताएं होती है जिसमें क्या हो जाता है, किसी के मरने के उपरांत जो लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड इलेजी, ठीक है। तो मरने के बाद, किसी के मरने के, पर्सन के मरने के बाद जो लिखी जाएगी वो इलेजी कहलाएगी। तो मरने के बाद आप याद रखिएगा जो कविताएं होगी वो शोकाकुल में होगी, यानी उदासी का होगा, सैडनेस का होगा। समझ पा रहे हैं? इसमें पढ़ते हैं कवि इसमें बात की है 2 चीज की। एक तो ब्यूटी है, एक ब्यूटी है, दूसरा वर्चू है। ब्यूटी में सुंदर और वर्चू में गुण। कवि इस दोनों चीज को बहुत ही मार्मिक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। सुंदरता एक ऐसी चीज है जो संसार से कभी न कभी खत्म होनी तय है और वो खत्म होगी। लेकिन अगर कोई सच्चा होता है तो वो भले ही सुंदर ना हो, इसके बावजूद भी वो सुंदर होती है। तो कवि कहते हैं जो गुण है, जो सद्गुण है वो हमेशा याद रखी जाएगी, जबकि जो सुंदरता है वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। आपको यही कविता देखने को मिलेगा। वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी देश की एक महिला है जिनके बारे में कभी ये चीज को कोटेट की है। कह रहे हैं हेयर लाइक अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। जानते हैं, आपको पता होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद क्या होती है, उसकी कब्र बना दी जाती है, ठीक है ना, समाधि। समाधि बना देने के बाद क्या होगा, कभी यहाँ पर लेटल है, कभी यहाँ पर लेटल है, और वो आपको बतला रहा है कि जहां पर मैं लेटल हूं वहां देखिए। हेयर लाइन, हेयर मतलब यहाँ लेटी है, यहाँ लेटी है मतलब कौन लेटी है, एक महिला। जो महिला कैसी है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ही सुंदर, अत्यधिक सुंदर महिला जो कवि ने शायद कभी देखा। वो महिला के बारे में कवि बतला रहे हैं कि जहां पर लेटी है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। देखिए यहां से लेकर यहां तक ये एक फैरिडल स्टेप में कवि ने इसका प्रयोग किया है। इसका मतलब हो गया लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। इसका मतलब हो गया एक चंचल स्वभाव की महिला
जो इधर उधर यत्र तत्र घूमने वाली, ठीक है ना। जैसे कि आज के समय में अगर हम किसी भी महिला को ऐसे देखते हैं यहाँ वहां घूमना इधर भटकना, तो थोड़ी सी अलग कमेंट कर देते हैं, जबकि इसमें कह रहे हैं यहाँ वहां घूमने वाली महिला एंड नो कमेंट। समझ में ये आपके बुक का अर्थ दिया गया है। तो हम ये समझ लेते हैं यहाँ से कि वो जो महिला थी वो थोड़ी सी चंचल स्वभाव की थी, उनके मन में कई ऐसी कमिटमेंट की चीज नहीं थी। कमिटमेंट मतलब क्या? कमिटमेंट का तात्पर्य होता है कि आपको कभी न कभी तो अपने जीवन को लेकर कमिटमेंट करना ही पड़ता है कि चलो अब यहाँ तक हो गया, अब मैं इस चीज को स्वीकार लेता हूँ। लेकिन नो कमिटमेंट का मतलब होता है कि सारे केसेस को पेंडिंग पे रख देना। मतलब उनका वाला भी एक्सेप्ट, प्रपोजल एक्सेप्ट है, इनका वाला भी है, इनका वाला भी है, कुछ पता ही चल रहा है किनका वाला एक्सेप्टेबल है। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें नो कमिटमेंट। तो वही वे कह रहे हैं कि उनकी जो थोड़ी सी आदत थी, हैबिट थी, वो इधर उधर घूमने वाली थी, थोड़ी सी चंचल स्वभाव की थी। और एक चीज, सुंदरता बहुत ज्यादा था। जो कभी बार बार इस चीज को यहाँ लिख रहे हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। आगे देखिए, कवि के अनुसार वो कहते हैं आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि कह रहे हैं मेरे हिसाब से शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि के हिसाब से वो जो महिला है बहुत ही ज्यादा क्या है, सुंदर थी। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। जो वो कह रहे हैं कि शायद ही कभी वेस्ट कंट्री में दोबारा ऐसी महिला जन्म ले। बात समझ में? दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो शायद ही वेस्ट कंट्री में ऐसी महिला और भी हो। बट कवि कहते हैं बट ब्यूटी वैनिसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, सुंदरता का अंत एक ना एक दिन तो होना तय है। सो ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी खत्म हो गया, ब्यूटी बर्बाद, मतलब बर्बाद होना यहाँ पे सेंस में नहीं कह सकते हैं, लेकिन खत्म होना के तात्पर्य है समाप्त हो जाने से। वैनिसेज, ब्यूटी पासेज, ब्यूटी बर्बाद हो गई, ब्यूटी खत्म हो गई, ब्यूटी वैनिसेज हो गई। हम सब की जो अभी त्वचा है वो ग्लोइंग करती है, लेकिन वो एक उम्र तक, एक सीमा तक। उसके बाद एक दिन तो ऐसी आनी है जिस दिन हम सब की त्वचा भी क्या हो जाएंगे, पूर्णतः ढीले लचीले और वो झुरिया जाएंगे। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि सुंदरता एक ऐसी चीज है जो संसार में कभी भी हमारे साथ नहीं हो सकता है। जैसे कि यूथ एंड एज आपने पढ़े होंगे, एक कविता भी है, और यूथ और एज को ही देख लीजिए कि यूथ जो होती है वो एकदम परिपक्वता अवस्था में होती है और उसमें इतनी ज्यादा कर गुजरने की शक्ति होती है। लेकिन क्या जब धीरे धीरे हम इसको पार करके अपने अगले प्रौढ़ावस्था की ओर प्रस्थान करते हैं तो वही एनर्जी बचती है क्या? नहीं। ये देखने को तो वृद्धावस्था का अत्याधिक मिलेगा आपको कि एकदम से पूरी खत्म ही हो जाती है। फिर कवि के पास या ऐसे लोगों के पास सिर्फ याद करने के लिए कुछ दिन बच जाते हैं कि जब मैं युवा था तो ऐसा था। पर कौन नहीं चाहता है कि वो जीवन भर युवा ना रहे, क्योंकि युवा जीवन का सबसे बड़ा और आनंदमयी समय होता है। लेकिन हम सबको पता है ये एक न एक दिन खत्म हो जानी है। देखिए आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लिया गया हर एक प्रेरणादायक भाषण, फिलोसफी हमारे जीवन में इस कदर रंग घोलती है, जो हम पढ़ने के लिए, उस चीज को करने के लिए हमेशा क्या हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं। आया बात समझ में? दैट इज द स्पिरिट ऑफ दोज स्पीचेस, इट इज द स्टाइल ऑफ द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नाउ वी कैन अंडरस्टूड। वो भले ही चले गए, लेकिन उनकी आज भी विचारधारा है हमारे बीच जीवित है। तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली चीज है। क्या वो सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, हैंडसम थे, ये सब कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो कितने ज्यादा गुणवान व्यक्ति थे, कितने ज्यादा भरचू व्यक्ति थे, सारे स्टेज पे कैसे वो बोल सकते थे, चाहे ईच एंड एवरी कोई भी टॉपिक हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस ब्यूटीफुल लेडी के बारे में जो कवि कह रहे हैं। यहाँ पर जो लेडी है, आपको पता नहीं होगा, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत महिला लेडी है जो वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करती थी। और मुझे नहीं लगता है कि अब ऐसी महिला शायद ही वेस्ट कंट्री में और भी हो। वो महिला ना चल बसी, मर गई और ये कब्र में दफना गई। ये चीज सिर्फ कवि को पता है और कवि इसी बात को चिंतित होकर आपको बतला है कि ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर, जब कभी भी रेयर इट बी। वो कह रहे हैं कितना मुश्किल और कितना कठिन होगा ऐसे सुंदरता प्राणियों का मिल पाना, खासकर कैसे सुंदर महिला का मिल पाना। ये कवि का थॉट है। एंड वेन, और कवि कह रहे इतना तक ही नहीं रुके, और वो कह रहे जब मैं मर जाऊंगा, वेन आई क्रम्बल, और जब मैं पुनः इस ग्रिप में समा जाऊंगा, मैं पुनः इस कब्र में लेट जाऊंगा, देन हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। तो उस पश्चिमी सभ्यता के जो पश्चिमी देश के जो महिला है उसको कौन याद रखेगा जब मेरी मृत्यु हो जाए? आखिर कवि को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है?
हमने आपको उदाहरण दिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, विलियम शेक्सपियर जी को देख लीजिए, और भी कवि को देख लीजिए। उनके द्वारा लिखी गई इमोर्टल वर्क आज भी हमारे जीवन में इस कदर छाता है। हम आज भी उनके द्वारा लिखी गई सामग्रियों को पठन पाठन के रूप में उपयोग करते हैं। तो कवि ऐसी बात क्यों कह रहा है कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उस महिला को कौन याद रखेगा? क्योंकि वो महिला कवि के दिमाग में, जहन में इस कदर छाई हुई है कि वो इतना खूबसूरत है जिसका जवाब नहीं। कवि इस पाठक को एक ही संदेश देना चाहता है कि लाइफ में ना वर्च्यू हमेशा रिमेन्स की जाती है, जबकि ब्यूटी विल नेवर रिमेन्स इन द लाइफ। समटाइम्स मे बी कुछ समय के लिए होगा, लेकिन उसका अंत तय है। इसीलिए वो कह रहे हैं हमारे अंदर एक ऐसे गुण प्रतिभा जागृत करनी चाहिए जो हमें मरने के बावजूद भी आने वाली पीढ़ी और नस्ल को प्रेरणा देती रहे। Are you getting my point? तो ये था कविता। आई होप आप इसको बढ़िया समझ लिए होंगे। अगले